हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 5th मैग्नेटिज्म एंड मैटर के टॉपिक मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसको पढ़ने का हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है। देखिए, हमारे अर्थ में बहुत तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के पदार्थ मौजूद हैं। अब उनमें से कुछ पदार्थ जैसे कि आयरन की बात करी जाए या कॉपर की बात करी जाए या ऑक्सीजन की बात करी जाए, ठीक है, तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो मैंने ये लाइन बोली, इसको सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉपर और ऑक्सीजन, इनमें कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसी चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। क्योंकि अगर हमें ये समझ पे आ गया तो जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग जैसे कि चुंबक होते हैं, लोहे में वो चिपकते हैं, लोहा उनमें चिपकता है, ये सब चीजें तो हम लोग ने देखी हैं। बट कॉपर में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, शायद ही आपको ये पता हो। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मैग्नेटाइजेशन का मतलब है क्या। ठीक है, तो देखिए, मैग्नेटाइजेशन में कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल किसी भी चीज का है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होंगे एटम्स। क्या मौजूद होंगे? एटम्स। अब हम लोग ने पढ़ा है अपने पिछले चैप्टर में कि जो सर्कुलेटिंग करंट लूप्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास एक सर्कुलेटिंग करंट लूप है इस तरीके से, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर? तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से, I इंटू ए। तो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास अगर एक सर्कुलेटिंग करंट लूप है वो बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब जो एटम मौजूद होते हैं, एटम्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी जब मूव कर रहा है, यानी कि वो एक चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा है और वो जनरेट कर रहा है एक सर्कुलेटिंग करंट लूप को। ठीक है, तो उसकी वजह से एक एटम में उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की होने की वजह से इस एटम में भी एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होता है। बस इन्हीं के कारण ये जो यहां पर एटम्स हैं, इसी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स पर आती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है ये अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग मटेरियल्स पे, और उसी के बेसिस पे हमारे कई तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं जिनको कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। उनमें से तीन जो हमें बेसिक पढ़ना है वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो इन्हें हमें जाकर फाइनली पढ़ना है इस चैप्टर में। उसको पढ़ने के लिए हम ये समझ रहे हैं। तो ये यहां से क्लियर हो गया कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन होने की वजह से मौजूद होता है एक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? एक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर यहां तक बात? तो अगर हमारे पास कोई एक मटेरियल है और उसमें ये जो डाइपोल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो डाइपोल्स मान लीजिए कुछ ऐसे हैं इस डायरेक्शन में, किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, किसी की डायरेक्शन इस तरफ है, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ। ठीक है, यानी कि ये रैंडमली ओरिएंटेड है। इनका जो डायरेक्शन है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक भीड़ हो, एक ग्राउंड हो, वहां पर भीड़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर आने वाला है एक नेता। क्या आने वाला है? नेता। ठीक, अब वहां पर ये जो भीड़ है वो आकर इकट्ठा हो गई है। तो ये जो भीड़ है वो कैसी होगी? कोई इस डायरेक्शन में होगा, कोई उस डायरेक्शन में होगा, किसी भी तरफ कोई भी इंसान खड़ा होगा, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। वहां पर इंसान तो मौजूद हैं बट उनमें कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। बट जैसे ही नेता यहां पहुंचेगा तो होगा क्या कि सब के सब वो सुनने लगेंगे इस नेता जी की बात। ठीक है, सब के सब सुनने लगेंगे इस तरफ फेस करके इनकी बात। तो जब ये सब के सब इधर फेस कर के सुनने लगेंगे तो हुआ क्या, इंसान वही थे बट इस पे हमें एक ऑर्डर दिखने लगा। ठीक है, और उस ऑर्डर की वजह से अगर हम देखें तो उस पे इस पूरी भीड़ में एक प्रॉपर्टी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको डिफाइन कर देंगे कि इन्होंने
इन नेताजी ने पोलराइजेशन कर दिया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नेताजी नहीं है, यहाँ पर है कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स हैं, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि जब भी डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनमें एक्ट होता है टॉर्क, और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में इस मटेरियल के अंदर क्या होगा? एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। क्या होगा? नेट डाइपोल मोमेंट। यानी कि अब फिर भी यहां सब के सब नहीं सुनेंगे नेताजी को। हो सकता है कि उनमें से कुछ को जो यहां पर खाना बट रहा है उस तरफ ध्यान लगा हो। ठीक है, किसी को इधर कुछ, मान लीजिए कोई दूसरी चीज है, उस तरफ ध्यान हो। यानी कि कहने का मतलब कि जो यहां पर मौजूद डाइपोल्स हैं वो सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे। उनमें से कुछ किसी भी डायरेक्शन में अभी भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहां पर जो भी मैग्नेटाइजेशन है वो पूरी तरीके से नहीं होगा, उसमें कुछ बचा रह जाएगा। बट फिर भी जितना होगा वो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट एम नेट, यानी कि डाइपोल मोमेंट नेट। छोटे छोटे जो डाइपोल्स यहां पर मौजूद हैं उन सब का हम वेक्टर्स हम जब लेंगे, जैसे कि ये वाले डायरेक्शन में ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे, जबकि जो मैग्नेटिक डाइपोल इधर ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर एम नेट जो हो गया वो हो गया इसके अंदर मौजूद m1 प्लस m2 प्लस m3 इन सब का वेक्टर सम। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहां पर हमारा m नेट डिफाइन हो गया। तो जब इस m नेट को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, जो भी हमने मटेरियल लिया उसका टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा निकल कर आ जाता है क्वांटिटी, जिसको कि हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना यहां पर डाइपोल मोमेंट मौजूद है, नेट डाइपोल मोमेंट मौजूद है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इस मैग्नेटाइजेशन की जो हम यहां पर देख रहे हैं वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसकी जो डायमेंशन होंगी वो कैसे निकल कर आएंगी, वो हम लोग सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखो, जो हमें अगर डायमेंशन निकालनी है किसी भी चीज की, तो इसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। आप सिंपली जो उसका फॉर्मूला बना हमारा, उन सब की डायमेंशंस को पुट कर दीजिए और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ अगर हमें m निकालना है, ठीक है, तो m का जो डायमेंशन है वो रखिए। m का फॉर्मूला क्या है? आई ए। ठीक है, a क्या है? एरिया है। I क्या है? करंट, एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट का यहां पर डायमेंशन होगा वो होगा a, और जो डायमेंशन इस एरिया का होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला m अलग है, ये m अलग है, यहाँ पर डायमेंशन की बात हो रही है। और उसके बाद नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारा, ये मतलब मीटर स्क्वायर, फॉर्मूला बता रहा था। और उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन पे लिखेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे से हमें वॉल्यूम है अगर, तो वो होता है मीटर क्यूब, उसकी यूनिट। और यूनिट से हम लोग बना सकते हैं डायमेंशन l क्यूब हो गई। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन निकल कर आ जाएगी a l-1, या फिर इसको हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में लिख दें तो l-1 a, ये हमारा डायमेंशन बन जाएगा। तो m एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग मैग्नेटाइजेशन से जानते हैं, और वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका डायमेंशन निकल कर आता है ये, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। और इसकी ये जो यूनिट होती है, आसानी से हम लोग यहाँ पर यूनिट को भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे सिर्फ m, यानी कि a पर m, यानी कि एम्पियर पर मीटर। ये हो गई मैग्नेटाइजेशन की यूनिट।
क्लियर? तो इसको भी आपने निकालना सीख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने बता दिया हमें जाना कहाँ तक है, हमें मटेरियल्स को पढ़ना है जो कि हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जब भी किसी मटेरियल के ऊपर हम लोग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सुटेबल मटेरियल लिया है जिसको कि हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है जिसको कि मैंने डिस्क्राइब किया है। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब हम कहीं पर ऐसे रखते हैं तो देखो होगा क्या कि पहले से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर अब जो डाइपोल्स हैं वो भी अलाइन हो गए, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ बनेगी। तो होगा क्या कि इस पॉइंट पर अगर स्पेस में हम लोग देखें इस पॉइंट पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो दो जगह से आ रही है। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर हमें दो मैग्नेटिक फील्ड का सम मिलेगा। एक जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से आ रही है, और ये मैग्नेटाइजेशन कर कौन रहा है, ये यहां पर इधर हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। यानी कि अगर आपको यहां पर समझ पे नहीं आ रहा तो इसको हम छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि एक कोई बहुत बड़ा मैदान है। ठीक है, बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में बहुत ढेर सारे लोग खड़े हैं टॉर्च लेकर। कोई टॉर्च इधर जला रहा है, कोई टॉर्च इधर जला रहा है, कोई इधर जला रहा है, कोई इधर जला रहा है, कोई इधर, किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है। बट उनसे कहा गया है कि अगर किसी ने इस मैदान के बाहर से टॉर्च जलाई, ठीक है, किसी ने बाहर से टॉर्च जलाई, तो आपको भी टॉर्च की डायरेक्शन में ही घूम जाना है। तो जैसे ही इसकी टॉर्च जलाई जाएगी, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जाएगी, तो ये सब के सब जो इंसान है वो क्या होंगे, टॉर्च लेकर घूम जाएंगे वो भी। तो होगा क्या कि जो ये अंदर वाली टॉर्चेस थी वो सब की सब इस डायरेक्शन में मूव कर हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो अब सोचिए जरा कि यहां पर इस एक्सटर्नल वाली की वजह से लाइट होगी, और दूसरा जो यहां पर लोग यहां पर लेकर खड़े थे लाइट्स को, उसकी वजह से भी लाइट क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, यहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि सेम यहां पर भी हो रहा है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है ही मौजूद यहां पर, साथ ही में अब जो यहां पर सब के सब इस डायरेक्शन में लाइन हो गए थे इस मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और यहां पर मटेरियल कैसा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसकी वजह से हुआ क्या यहां पर कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो दो की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा। एक जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरा जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के लगाने की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन हुआ इस मटेरियल पे, ठीक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से। यानी कि कहने का मतलब कि इस मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है अगर वहां पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होंगे। ठीक है, तो अभी इसी को हम लोग लेकर बढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे एक सोलेनॉइड पर। क्लियर? तो कंसीडर अ सोलेनॉइड जिसमें कि n टर्न्स हैं। ठीक है, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्मॉल n यानी कि कैपिटल N बाई L, ये हम लोग का हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, और अब यहां पर उसका यूज है। तो ये एक्सप्रेशन हमें पता है जो कि होता है एक सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, और ये सोलेनॉइड कैसी है, लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है हम लोग ने यहां पर। तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है जब यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो, स्मॉल n, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा हो I, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है वो होती है इतनी। अब लेट अस सपोज कि हमने इसके अंदर एक मटेरियल जो कि है एक रॉड, उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको यहां पर यह चीज याद आनी चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ते वक्त वहां पर जिक्र किया था सॉफ्ट आयरन कोर का,
जिसका जो पर्पस था वो था कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना था और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी उसको बढ़ाना था। ठीक है, दोनों चीज वहां पर सॉफ्ट आयरन कोर कर रहा था। तो यहां पर भी सेम चीज है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर इतनी है इस सोलेनॉइड की वजह से, बट जब हमने इसके अंदर एक कोर डाला किसी मटेरियल का जिसमें कि मैग्नेटाइजेशन हो गया m, कितना हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया m, तो उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पर एडअप हो जाएगी, जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एडअप हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड का जो अब एक्सप्रेशन होगा वो दो मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा, एक तो इस सोलेनॉइड की वजह से, खाली सोलेनॉइड की वजह से, और दूसरा ये जो अंदर मटेरियल पड़ा है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो हुआ है m, उसकी वजह से। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी वो बन जाएगी इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का सम। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म पे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब यहां पर ये जो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई, ये वाली तो है इस सोलेनॉइड की वजह से ही, और ये वाली आई है मैग्नेटाइजेशन की वजह से। यानी कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, मैग्नेटाइजेशन की। और ये देखा गया है कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट m के बराबर, यानी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन होती है, और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो आ जाता है म्यू नॉट। जो म्यू नॉट है यहाँ पर बिल्कुल वही हमारा म्यू नॉट है जो कि हम लोग बाकी जगह पर पढ़ते हुए आए हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में जो परमेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो यानी कि हम लोग का जो बी एम है उसका एक्सप्रेशन हमें ये मिल गया। उसके बाद यहां पर हम लोग के पास क्या होता है कि अब हम यहां पर एक दूसरी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कि बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। ठीक है, इसको अगर आप समझें तो ये कुछ जो है वो उसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं, और जो बाकी इसका मीनिंग जो है, एच का मीनिंग, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उस टाइम इसको समझाना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, और आपके लिए समझना आसान होगा। मेन है कि आप जल्दी समझ जाएंगे अगर मैं इसको थोड़ी देर बाद समझाऊं। अभी इसको इस एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिफाइंड होती है ऐसी, और ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये भी एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड ही है। अब ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे चलकर हमें समझ पे आएगा, बट ये क्या है, अभी ये उसी सोलेनॉइड और उसके अंदर पड़े हुए रॉड वाले सिस्टम की बात ही हो रही है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी एच। एच है हमारी बी अपॉन म्यू नॉट, जहां पर ये जो बी है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसके अंदर की, इसके अंदर की। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, इस करंट की वजह, यहां पर जो करंट यहां पर सोलेनॉइड है उसकी वजह से, और ये इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से, दोनों का सम वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर माइनस कर रहे हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। यानी कि अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपको कुछ समझ पर आ रहा होगा कि यहां पर क्या लिखा जा रहा है। इसी एक्सप्रेशन को, सेम एक्सप्रेशन को अब हम थोड़ा सा इसके डिफरेंट फॉर्म पे अगर लिखें तो इसी एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। ठीक है, तो B जो B है वो क्या है हमारा, यहां पर B है वही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था हम लोग का एक्सप्रेशन वो क्या था, B नॉट प्लस BM, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से आ रही है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें अगर, तो क्या देखेंगे कि इसको अगर मैं और आगे बढ़ाकर लिख दूं म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, यानी कि देखो BM जो है वो म्यू नॉट M है, इसको हम लोग अभी देख कर आए हैं। ये वाला जो B है, ये वाला ये तो यही वाला B है, बचा क्या, म्यू नॉट H, यानी कि जो B नॉट है वो है म्यू नॉट H के बराबर। यानी कि
ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो रिलेटेड है किससे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं म्यू नॉट से, तो जो एक्सप्रेशन हम लोग का बचता है वो कहलाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी कि जो हम लोग का बी नॉट का एक्सप्रेशन था, क्या था? म्यू नॉट एन आई। इसमें से अगर हम लोग क्या करें, दोनों तरफ म्यू नॉट को डिवाइड कर दें तो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ एन आई इस तरफ, यानी कि एन आई, यानी कि ये हो जाएगा एच। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है करंट से। ठीक है, उस पर हम लोग जो ये म्यू नॉट का एक्सप्रेशन है उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बस इतना सा यहां पर आपको समझ पे आना चाहिए। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो रिलेटेड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। जब उसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर देते हैं म्यू नॉट से। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब इस एक्सप्रेशन को लेकर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हुआ। अब देखो इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए हम लोग कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। इसके बाद यहां पर इस चीज को मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे H को एक्सप्लेन करना था और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके आगे हम लोग चलेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ। ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ये हो गया। उसके बाद अब ये जो M है, M क्या है? मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से होगा कि कितनी ज्यादा उस पर क्षमता है क्या करने की? मैग्नेटाइज करने की। यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एच की। एच क्या है? हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? एन आई। यानी कि जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा जो अंदर कोर पड़ा हुआ है, एक सोलेनॉइड के अंदर जो कोर पड़ा हुआ है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात तो यही बन रही है। यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक टर्म आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं काई। क्या कहते हैं? काई। और ये हम लोग का बनता है ये इस तरीके से एक्सप्रेशन। तो इस को हम लोग पुट कर देते हैं कहां पर? इस जगह पर। तो जब इस पे यहां पर पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है कि क्या? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस काई एच म्यू नॉट 1 प्लस काई, और यहां पर आ जाता है H और ये बन जाता है B। ठीक है, अब इस 1 प्लस काई को हम लोग एक टर्म देते हैं उस जिसको बोला जाता है म्यू आर। क्या कहते हैं? म्यू आर। म्यू नॉट म्यू आर एच। ठीक है, इस तरीके से हम लोग की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है। क्या अगर हम इसी को लिखें तो देखो म्यू नॉट जो एच होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट एच वो होता है बी नॉट के बराबर। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को कि बी इज इक्वल टू जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई है, मैग्नेटाइजेशन और जो वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी थी, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, वो हो जाएगा डायरेक्टली किसके? म्यू आर बी नॉट के। ठीक है, ये चीज क्लियर? ये एक्सप्रेशन यानी कि जो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू आर टाइम्स बी नॉट। यानी कि जितनी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे एक्सटर्नल उस पर म्यू आर मल्टीप्लाई होगा, उसके बराबर यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो मौजूद होगी। अब देखो इस म्यू आर की वैल्यू अगर 1 से कम हुई, यानी कि जो जितनी हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उससे वैल्यू कम हो जाएगी इसकी। और अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो हमने जितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उससे ज्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी अंदर। ठीक है, तो ये जो म्यू आर है ये यही डिफाइन करता है किसको? मटेरियल्स को। जो ये जो म्यू आर है यही डिफाइन करता है मटेरियल्स को
जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफाइन करता था मटेरियल्स को, वहां पर भी हम लोग पोलराइजेशन की बात करते थे और वहां पर भी एक टर्म निकल कर आता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस म्यू आर को हम लोग इक्विवेलेंट मान सकते हैं किसके, के, जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहां पर कहा जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या इसको कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी भी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्लियर, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक। तो अब इस एक्सप्रेशन को ही हमें समझना है और किस तरीके से मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पर हमारे जो हमारे मटेरियल्स डिफाइंड है उनको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा म्यू आर निकल कर आ जाता है 1 प्लस काई, ठीक है। म्यू आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ये जो काई है, काई की वैल्यू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होती है पॉजिटिव एंड स्मॉल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होती है नेगेटिव एंड स्मॉल। इस पॉइंट को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी समझना कि क्या मीनिंग है। क्लियर, बट अभी आपके लिए जानना ये जरूरी है कि जो म्यू आर है वो बराबर होता है 1 प्लस काई। काई है हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। काई हमारा काई का जो नाम होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर, तो यहां पर जो म्यू नॉट और म्यू आर वाला टर्म आ रहा था इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर म्यू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही। देखो म्यू नॉट हमारा करस्पॉन्डिंग होता है एप्सिलॉन नॉट के, मतलब 1 एप्सिलॉन नॉट के करस्पॉन्डिंग होता है। इसी तरीके से जो ये होता है ये करस्पॉन्डिंग होता है के। अब हमेशा जो के होता है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में आता है। इसी तरीके से जो म्यू आर होता है वो भी म्यू नॉट के साथ आता है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद जो क्वांटिटी बनती है, ठीक है, वो हमारी एप्सिलॉन कह देते हैं उसको। इसी तरीके से यहां पर म्यू नॉट और म्यू आर का मल्टीप्लाई होकर जो बनता है उसको हम लोग म्यू कहते हैं, जो कि सिंपल सी हमारी एक क्वांटिटी होती है, डिफाइन करती है उस जो भी मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट और म्यू आर मिलाकर। क्लियर, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। इसी को हम लोग क्योंकि जानते हैं कि म्यू आर है 1 प्लस काई, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट 1 प्लस काई। और इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका मतलब है, इसको हम लोग जो आगे लेक्चर्स होंगे जिसपे कि हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ेंगे, और इसी तरीके से टेबल बनाते हुए इनको हम लोग एक कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे कि इनके बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं वो कैसे डिफाइंड है। क्योंकि देखो हमें अभी पैरामीटर्स पता चल गए कि काई क्या है, म्यू आर क्या है, म्यू नॉट क्या है, बी नॉट क्या है, एच क्या है, इन सबको हमें जानना जरूरी था। तो अब हमने टर्मिनोलॉजी सीख लिया है, टूल्स हमारे पास आ गए हैं, और इनके बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे कि उनका मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम तरह तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं उस पर कैसे वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो आई होप जो आज का लेक्चर था आपको समझ पे आया होगा, मैग्नेटाइजेशन समझ पे आया होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझ पे आई होगी, और उनको हम लोग लेकर अपने नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।